हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आलोचना करेंगे समास। आपके ओएसएसटीटी कोर्स के अंतर्गत है संधि और समास। और आपको और एक चीज़ मैं स्टार्टिंग पे बोल दूं कि ग्रामर सेक्शन जो है इससे 30 मार्क्स आते हैं, क्योंकि देखिए 20 मार्क्स जो है वो तो ग्रामर से ही आता है, और भाषा प्रयोग अगर आप देखते हैं वहाँ पर 5 मार्क्स जो है ट्रांसलेशन होता है जो ग्रामर से रिलेटेड है। और अगर आप देखते हैं उसके बाद 2 या 3 मार्क्स आता है जो एक पैसेज दिया होता है उससे क्वेश्चन पूछा होता है, यानी वो भी ग्रामर रिलेटेड है। बाकी 2-3 मार्क जो गद्य पाठ विधि, पद्य पाठ विधि और व्याकरण पाठ विधि से आता है, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और एक चीज़, आप जो है ग्रामर जो है आप जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएं, क्योंकि ग्रामर पे क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड क्वेश्चन नहीं होता। आप एक प्रोज पढ़ते हैं, प्रोज के अंतर्गत ही क्वेश्चन आएगा, पोइट्री पढ़ते हैं उसी से ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन ग्रामर एक ऐसा चीज़ है, आप उसको समझना होगा। वो सेंटेंस कहीं से भी डाल सकता है। संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संज्ञा से क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन आपको उदाहरण पता नहीं होता कि यहाँ से आएगा, मुझे इतना ही पढ़ लेना है। आपको समझना होगा ग्रामर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ग्रामर आप अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रामर का वीडियो है। बस 1-2 बचा हुआ है, संधि, समास और 1-2 कुछ है, मैं बना दूंगा। बाकी ग्रामर जो है क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे, कोशिश करेंगे। अलंकार का वीडियो ओडिया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एक सर से बातचीत किया हूँ, अगर होता है तो कल या परसों अपलोड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समास देखिए, कुछ एग्जाम्पल है। राजा का पुत्र, राजपुत्र, माता और पिता, माता पिता, यानी और एक चीज़ देखिए, एक योजक चिन्ह देकर लिखा गया है। माता पिता के साइड में माता और पिता, बीच में एक चिन्ह है छोटा सा, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो ये 4 उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाया गया है। इस मिले हुए अर्थात संक्षिप्त रूप को ही समास कहते हैं। क्लियर। जैसे राजा का पुत्र 3 वर्ड था, माता और पिता 3 वर्ड था, लंबा है उधर जिसका 4 वर्ड था। तो ऐसे 2, 3, 4 वर्ड को, 2 या 2 से अधिक वर्ड को मिलाकर एक शब्द बन जाता है, और उसे क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए। यहाँ 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाया गया है। इस मिले हुए अर्थात संक्षिप्त रूप को ही हम समास कहते हैं। अब हम उसके बाद आलोचना करेंगे समास के प्रकार भेद, फिर हर प्रकार पर आलोचना करेंगे। ठीक है, समास समझ गए। अब जो है समास के देखते हैं प्रकार भेद। और एक चीज़ बता दूं, यूट्यूब पे काफ़ी सारा कमेंट आ रहा है, तो ये अच्छा लगता है अपने आप में, मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने के लिए। आपको कुछ इंस्टेंट सवाल पूछना हो, आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर समय फेसबुक पे जो है, सॉरी, यहाँ पर जो है यूट्यूब पे लाइव नहीं रहता हूँ, ऑनलाइन नहीं रह पाता हूँ। आपका जो है जवाब देने में मुझे देर लगती है, तो आप इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चन हो आपको, फट से मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा इंस्टा आईडी, इसके एहतेशाम.बाबू। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं समास के प्रकार भेद। तो समास के प्रकार भेद में आप ये डायग्राम देखिए। देखिए, समास जो है मुख्यतः 4 प्रकार है, मुख्यतः बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ। 1 है तत्पुरुष समास, 2 है अव्ययी भाव समास, 3 है द्वंद्व, 4 है बहुव्रीहि। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। समास जो है 4 प्रकार, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि। देखिए, फिर तत्पुरुष समास जो है वह 5 प्रकार है। अव्ययी भाव एक ही प्रकार है, अव्ययी भाव, द्वंद्व भी एक ही प्रकार है, बहुव्रीहि भी एक प्रकार है। लेकिन जो तत्पुरुष समास है वो 5 प्रकार है। कारक आधारित तत्पुरुष, कर्म आधारित तत्पुरुष, मध्यमलोपी तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, नियंत तत्पुरुष। और उसके बाद कारक आधारित तत्पुरुष जो है वह फिर क्या है ना, वह 6 प्रकार है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो इसका वीडियो आपको समझना होगा पहले। जो जैसे तत्पुरुष रहा 5 प्रकार, फिर कारक आधारित तत्पुरुष रहा 5 प्रकार। तो एक कारक का वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी,
तो आप पहले कारक का वीडियो अगर देख लेंगे तो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इसमें आपको 0% भी डाउट नहीं रहेगा। आप एक बार वीडियो देखिए, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, फिर भी रहे तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के विषय में पहले जो आलोचना करेंगे, फिर अव्ययी भाव, फिर द्वंद्व, फिर बहुव्रीहि। समझ में आ गया। तत्पुरुष समाज 5 प्रकार है, ये 5 प्रकार है। फिर कारक आधारित तत्पुरुष जो है वह फिर जो है 6 प्रकार है। तो सबसे पहले देखते हैं हम तत्पुरुष समास को। तो तत्पुरुष समास में यहाँ देखिए, तत्पुरुष समास के 5 भेद होते हैं, ठीक है। हम पढ़े थे 5 भेद। पहला क्या है ना, कारक आधारित तत्पुरुष। फिर कारक आधारित तत्पुरुष के 6 भेद हैं, ठीक है। तत्पुरुष समाज के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। लेकिन कारक आधारित तत्पुरुष जो है उसके 6 भेद हैं। तो देखते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद के विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया जाता है। आप कारक विभक्ति का वीडियो देखकर कारक और विभक्ति क्लियर हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ देख चुके होंगे तो क्लियर हो चुके होंगे। अगर देखे नहीं है, पहले कारक का वीडियो देख लें, ये वीडियो अच्छी तरह से आपको फिर समझ में आ जाएगा। जिस समाज में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद के विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया जाता है, उसे कारक आधारित तत्पुरुष कहते हैं, ठीक है। कारक आधारित तत्पुरुष कहते हैं क्या? जिसपे उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए जैसे लिखा है, गृह को आगत, पूर्व पद कौन सा है? न गृह। उत्तर पद कौन सा है? आगत। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग पूर्व पद है, प्राप्त जो है उत्तर पद है। और को जो लिखा है, को क्या है? न को जो है विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद के विभक्ति चिन्ह को, ये जो है को, द्वारा, से, यहाँ देखिए के, ये सब क्या है ना, विभक्ति चिन्ह है। आप विभक्ति वाला वीडियो देख सकते हैं, कारक विभक्ति वाला वीडियो। तो क्या है न, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद के विभक्ति चिन्ह को लोप कर दिया जाता है, उसे कारक आधारित तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्तियों के अनुसार ये 6 प्रकार हैं, कर्म, करण, संप्रदान, जैसे आप पढ़े हैं। तो कर्म तत्पुरुष, गृह को आगत, गृहागत। स्वर्ग, कर्म का विभक्ति चिन्ह है क्या? को, कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। करण का विभक्ति चिन्ह से, द्वारा। आप विभक्ति वाला वीडियो से क्लियर हो पाएंगे। तो गृह को आगत, गृहगत। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। तो ऐसे शब्द, क्वेश्चन कैसे पूछा होगा? शब्द दिया होगा, गृहागत कौन से समास के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन होगा, तो आप लिख सकते हैं कर्म तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में ठीक उसी प्रकार सभी है, ठीक है। आपको कर्ता, कर्म, करण, ये वाला वीडियो समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है, करण में ईश्वर द्वारा दत्त, ईश्वर दत्त, नीति से युक्त। तो से चिन्ह जो है, कारक विभक्ति वाला वीडियो में से चिन्ह, के चिन्ह, द्वारा, को, ने, कहाँ कौन सा चिन्ह लगता है, वहाँ डिटेल्स में आपको बताया गया है, आप समझ पाएंगे। संप्रदान तत्पुरुष, रसोई के लिए घर, हवन के लिए सामग्री। के और के लिए, इसका जो है विभक्ति चिन्ह है, किसका? संप्रदान तत्पुरुष का। संप्रदान तत्पुरुष वो है जिसके लिए कुछ किया जाता है या जिसे कुछ दिया जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, यानी रसोई के लिए कुछ घर बनाया गया। हवन के लिए सामग्री। तो ये है संप्रदान तत्पुरुष का डेफिनेशन। उस वीडियो में एक भी डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। संप्रदान तत्पुरुष, रसोई के लिए घर, रसोई घर, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए एग्जाम्पल को भी जो है आप अच्छी तरह देखिए, ठीक है। तो कारक आधारित तत्पुरुष कितना प्रकार है? 6 प्रकार। फिर देखिए अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह जो है दूरी के अर्थ में प्रयोग होता है, एक चीज से दूसरे चीज के दूरी के अर्थ में प्रयोग होता है। पद से युक्त, ऋण से मुक्त। तो पद से च्युत जो है पदच्युत, ऋण से मुक्त जो है ऋण मुक्त। एक दूसरे से दूरी, पद से च्युत मतलब पद से हट जाना, ऋण से मुक्त यानी मुक्ति मिली, एक दूसरे के दूरी के अर्थ में होता है। ऋण और मुक्त दूरी के अर्थ में होता है। और यहाँ पर जो है क्या होता है ना, पूर्व पद के साथ जो विभक्ति चिन्ह है से, उसको हटा दिया गया है। जो इसका नियम है तत्पुरुष समास का, कि पूर्व पद का विभक्ति चिन्ह जो है हटा दिया जाता है। तो जिस समय पूर्व पद का विभक्ति चिन्ह हटा दिया जाता है, तो उत्तर पद जो है यानी बाद वाला पद जो है वो क्या बन जाता है? मेन पद बन जाता है। संबंध तत्पुरुष, राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। राम की कथा, राम कथा। विद्या का सागर, विद्या सागर, ठीक है। संबंध, काके की, रारेरी, नानेनी, इसकी विभक्ति चिन्ह है। एक से दूसरे के संबंध बनाने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे विद्या का सागर, सागर का संबंध है किससे? विद्या से, ठीक है। तो एक से दूसरे के संबंध बनाने के अर्थ में इसका प्रयोग
होता है। नेक्स्ट देखिए अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष जिससे उसके क्या होता है ने जैसे आनंद में मग्न, जिससे आधार का बोध होता है। ठीक है, जैसे हम जैसे बोलेंगे बटल में पानी है, मेज पर पुस्तक है, जिससे आधार का बोध होता है। वैसे अधिकरण तत्पुरुष जो है आनंद में मग्न, आनंद मग्न, पुरुषों में सिंह, पुरुष सिंह, दान में वीर, दानवीर। देखिए ये शब्द आया था एक 2000 कोई भी प्रीवियस ईयर OSSTT क्वेश्चन था, दान में वीर ये शब्द आया था। तो ये भी एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखते थे। आप पर बीती, आप बीती, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, ये है अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट है जिस समास में, ये एक प्रकार गया। हम यहाँ क्या पढ़े थे न, तत्पुरुष समास के 5 भेद होते हैं। पहला भेद क्या है न, कारक आधारित तत्पुरुष, जिसके 6 भेद थे। तो तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है जिस समास में विशेषण और विशेष्य या उपमान और उपमेय का मेल हो एवं उत्तर पद प्रधान हो, उसे कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष क्या है न, विशेषण और विशेष्य का मेल हो। देखिए जिस समास में विशेषण और विशेष्य, जैसे लिखा है नीली गाय, यहाँ पर गाय की विशेषता बताता है नीली। महान पुरुष, पुरुष की विशेषता बताता है महान, यानी विशेषता बताने वाला शब्द जो है विशेषण है। नीली एक विशेषण है, महान एक विशेषण है, पुरुष जो है विशेष्य है, गाय जो है विशेष्य है। तो जिस समास में विशेषण और विशेष्य का या उपमान और उपमेय का, रूपक अलंकार के अंतर्गत है, मेल हो एवं उत्तर पद प्रधान हो, वो है कर्मधारय तत्पुरुष। ठीक है, विशेषण और विशेष्य दोनों होता है। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, चरण रूपी कमल, चरण कमल। क्या होता है ना, विशेषण और विशेष्य, चंद्रमुख। ठीक है, चंद्र के समान, यहाँ पर जो है उपमान और उपमेय का मेल किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए जिस समास में 2 शब्दों के मध्य के पद या पदों का लोप हो, उसे मध्य पद लोपी समास कहते हैं। ये बहुत ही ईजी है। एक सेंटेंस होगा, पहले वाला देखना, पहले वाला शब्द होगा, अंतिम वाला शब्द होगा, और बीच के सारे शब्द जो हैं गायब हो जाएंगे। तो वो है मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा, देखिए दही है बड़ा है, मैं डूबा हुआ गायब है। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। ठीक है, गुरु के संबंध से भाई, गुरु भाई। तो ये क्या है ना, पद जो है जिस समास में 2 शब्दों के मध्य के पद, दही बड़ा, ये दोनों के मध्य के पद जो है लोप कर दिए गए हैं, तो इसे क्या कहते हैं न, मध्य पद लोपी समास कहते हैं। नेक्स्ट देखिए जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। ये भी बहुत ही ईजी है। एक संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद जो है प्रधान हो, 5 वटों का समूह पंचवाटी, 3 फलों का समाहार त्रिफल, 3 भुवनों का समूह ठीक है, त्रिभुवन। तो ये जो है उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखना, हो सकता है इससे भी प्रश्न आ जाए। 4 राहों का मेल चौराहा, 9 ग्रहों का समारोह नवग्रह। इसमें क्या होता है ना, संख्या होती है। आप देख लेना, लिखा है पंचवटी, पूछा है कौन सा समास है, यहाँ पर संख्या है, तो आप क्या कहेंगे न, द्विगु समास है। पूछा है चौराहा, 4 रस्तों का मेल जो होता है, तो यहाँ पर भी संख्या है। तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्या आया आपको पता चल जाएगा द्विगु समास है। और एक चीज देखिए, अंत में है जिस समास में अभाव या निषेध के अर्थ में किसी शब्द के पहले औ, न, अन, ना, गैर, गैर, बे, ला जैसे पद लगते हैं, उसे नियत तत्पुरुष समास कहते हैं। अभाव के अर्थ में, निषेध या अभाव, अकाल। ठीक है, अकाल यानी कम हो गया है, अभाव हो गया है, तो अभाव या निषेध के अर्थ में लगता है, तो उसे क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं ना, नियत तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए समास का दूसरा भेद, जो हम बोलते थे समास मुख्यतः कितने प्रकार है न, समास मुख्यतः 4 प्रकार है। पहला था तत्पुरुष, तत्पुरुष में फिर तत्पुरुष को 5 भाग में बांटा गया था, फिर कारक आधारित तत्पुरुष को 6 भाग में बांटा गया था। तो ये तत्पुरुष समास क्लियर। अब जो है, अब समझते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, सबसे पहले अव्यय समझे। अव्यय वह है, ऐसा पद है अव्यय, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, उसमें कुछ ऐसे पद होते हैं जो संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, क्रिया किसी के कारण जो है चेंज नहीं होता,
उसे हम अव्यय बोलते हैं। ठीक है, तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान, पहले वाला पद, ठीक है, एवं अव्यय हो, केवल प्रधान नहीं अव्यय भी हो, जैसे प्रति एक अव्यय शब्द है, हर अव्यय शब्द है, और उत्तर पद अप्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। पूरे पद का प्रयोग किया क्रिया विशेषण की तरह होता है और वो स्वयं भी अव्यय बन जाता है। ठीक है, एक चीज याद रखें यहाँ पर, पहला पद जो है अव्यय होना चाहिए। अव्यय वो चीज है जो संज्ञा लिंग वचन के कारण बदलता नहीं है। ठीक है, वो जो है अव्यय है। तो पहला पद जो है अव्यय हो और उत्तर पद प्रधान ना होकर क्या हो ना, पूरे पद का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह होता है और वो स्वयं भी एक अव्यय बन जाता है। अगर आपको जरूरत पड़ता है मैं अव्यय का भी एक वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं अगर अव्यय का वीडियो का जरूरत है। शायद कोर्स के अंतर्गत हो ना हो, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं अव्यय का भी वीडियो बना लूंगा। बस आप इतना याद रखिए, अव्यय वो चीज होता है जो बदलता नहीं है। सेंटेंस पे जैसे हम लिखते हैं राम का भाई, तो का जो है वो की हो जाता है, राम की अगर भाई की जगह बहन हुआ तो की हो जाता है। लेकिन अव्यय वो चीज है जो बदलता नहीं है, संज्ञा लिंग वचन के कारण जो है कोई कभी क्या होता है ना, वो बदलता नहीं है, तो उसे अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा फेज समास का, द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो। यहाँ क्या होता था ना, पूर्व पद अव्यय होता था अव्यय भाव समाज में, लेकिन द्वंद्व समाज में क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसे समास के बीच में आने वाले समुच्चय बोधक पद या पदों का लोप हो जाता है। समुच्चय बोधक पाप और पुण्य, यहाँ बीच में जो समुच्चय बोधक शब्द हैं और इसका लोप हो जाता है। तो एक कुछ एग्जाम्पल है, आप इसे देख लेना, द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अंतिम चीज देखते हैं, बहुव्रीहि समास। देखिए किसी का पूर्व पद प्रधान था, किसी का उत्तर पद प्रधान था, किसी के बीच का चीज को हटा लिया जाता था, लेकिन बहुव्रीहि समाज में क्या होता है न, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान ना हो, ना ही इसका पूर्व पद प्रधान है ना ही उत्तर पद प्रधान है, तो कोई भी पद प्रधान ना हो और सभी पद मिलकर किसी अन्य अर्थ को व्यंजित करते हों, उसे बहुव्रीहि। सब मिलकर कोई दूसरा अर्थ बताता है तो उसे बहुव्रीहि समाज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि लंबोदर, लंबोदर ये क्या है नहीं, इसको अगर हम देखते हैं, लंबा है उदर जिसका, उसे क्या बोलते हैं, लंबोदर बोलते हैं। तो लंबोदर मीन्स क्या है, गणेश। तो यानी यहाँ पर ना ही पूर्व पद प्रधान है ना ही उत्तर पद प्रधान है, एक अलग अर्थ निकलता है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान ना हो और सभी पद मिलकर किसी अन्य अर्थ को व्यंजित करते हो। सभी पद मिलते हैं, देखिए लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, लंबोदर मीन्स कौन, गणेश। तो लंबा है उदर जिसका, एक कोई पद प्रधान नहीं हुआ, एक सेंटेंस मिलकर सभी पद मिलते हैं और एक अलग अर्थ को व्यक्त कर देते हैं। 10 आनन है जिसका, दशानन, दशानन कौन है, रावण, तो अलग पद हो गया। ठीक है, मीनिंग उसका जो है अलग हो गया, मिलकर किसी अन्य अर्थ को व्यंजित करते हैं, अलग अर्थ हो गया। पिता है अंबर जिसका, पीताम्बर, शायद एक क्वेश्चन भी आया था या फिर इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, शायद आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिता है अंबर जिसका पीताम्बर। ऐसे जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये है बहुव्रीहि समास। तो उम्मीद करता हूँ कुछ हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप जो है आप बुक्स फॉलो कर सकते हैं। एक क्लास 8 के बुक से मैं ग्रामर आपको ये पढ़ा रहा था, क्लास 8 का बुक देख सकते हैं और जो भी आपको डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा और ग्रामर सेक्शन जो है मैं पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि OSSTT हिंदी सिलेबस और जो है CBT टेस्ट, आप OSSTT देने के बाद कंट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट से पहले, टीचर होने से पहले, और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने वाले हैं। दोनों सिलेबस जो है सेम है, तो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, OSSTT दीजिए। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।